हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 5 फरवरी से लेके 12 फरवरी के बीच में इकोनॉमी के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको हम समझेंगे। देखिए, एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो इस वीक न्यूज़ में था दैट वाज रिगार्डिंग आरबीआई की पॉलिसी कि क्या क्या डिसीजंस हुए हैं। आप जानते हो कि रेपो रेट वगैरह इनके बाद डिसाइड किया जाता है, तो ये चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, क्या फैसला आया, क्या डिसाइड किया इन्होंने, उसको भी समझेंगे, क्या क्या डिस्कशन हुआ। पर उससे पहले थोड़ा सा बेसिक्स रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि रेपो रेट क्या होती है। आप एक चीज रियलाइज करो, एक होता है हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये करता है अलग अलग बैंक्स को ये लेंड करता है। अब जिस रेट के ऊपर ये पैसा दिया जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू दीज बैंक्स, इसको बोलते हैं क्या? रेपो रेट। दरअसल में अगर आप थोड़ा ऑपरेशन इसका समझने चाहो ना, तो जैसे ये है मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ये है बैंक। तो बैंक आरबीआई ने क्या किया, कुछ लिक्विडिटी दी, मतलब कुछ पैसा दिया एट रेपो रेट, जो भी 4% है, 5%, 6%, वॉट एवर, इस रेट पे पैसा दिया। बदले में एक बैंक उसको क्या देगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा। ठीक है ना, एक तरह का, जैसे हम बात करते हैं ना कोलेटरल की बात करते हैं, तो यहां पर भी बैंक उसके पास कोलेटरल क्या दे रहा है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब जब टाइम खत्म हो जाएगा, बेसिकली ये पैसा इन्होंने लिया ना, बैंक ने यहां से आरबीआई से बोरो किया, तो कुछ टाइम के बाद ये पैसा वापस भी तो करना पड़ेगा। द आंसर इज यस। तो वापस में क्या होगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो क्या कर लेगा? रीपरचेज कर लेगा। ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पे दी थी ना जब पैसा लिया था, उनको वापस ले लेगा। तो ये क्या दिखाता है? ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए रीपरचेज एग्रीमेंट दिखाता है। और दरअसल में जो नाम है ना रेपो, ये इसी से रीपरचेज एग्रीमेंट या फिर रीपरचेज ऑप्शन ही बोलते हैं, कि जो वहां पे आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनको दी थी, उनको आप रीपरचेज करने का वादा देके जा रहे हो, तब पैसा आप रिटर्न करोगे एट रेपो रेट। इसी का मीनिंग होता है रेपो रेट, वो रेट जहां पर क्या करता है? आरबीआई बैंक्स को लेंड करता है। ठीक है, ये बात भी हमने डिस्कस कर ली। उसी के साथ यहाँ पे आप ध्यान में देना कि जो एसएलआर कोटा वाली सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है, वो यहाँ पर यूज इसके लिए नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये रेपो रेट सर समझ आ गया। अब इसके साथ एक छोटी सी चीज हमें समझनी है, दैट इज एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। दरअसल में होता क्या है ना, एक कमेटी बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? क्योंकि जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है, हम चाहते हैं इसको कहां से कहां रखना? हम चाहते हैं 4 ± 2%, दैट इज 2% से लेके 6% के बीच में हम रखना चाहते हैं। अब इसको मैनेज करने के लिए हमें रेपो रेट को तय करना पड़ेगा कि ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। उस चीज को डिसाइड करने के लिए ही हमने एक क्या किया है? 6 मेंबर्ड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना रखी है। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या होता है? 3 मेंबर्स होते हैं आरबीआई से, जिसमें एक कौन होते हैं? आरबीआई गवर्नर, और साथ साथ 2 और मेंबर होते हैं आरबीआई से। तो टोटल हो कितने हो गए? 3 मेंबर्स। और बाकी के जो 3 मेंबर होते हैं वो किए जाते हैं नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे डिसीजन कैसे लिया जाता है? डिसीजन लिया जाता है यहाँ पर मेजोरिटी से। मेजोरिटी से कैसे? कि जैसे मान लो 4 लोगों ने किसी के पक्ष में फैसला दिया और 2 लोगों ने किसी के अगेंस्ट में, तो मेजोरिटी क्या हुई? 4 लोगों की होगी ना मेजोरिटी। तो जो 4 लोग बोलेंगे वो फैसला हो जाएगा। पर आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा भी तो केस हो सकता है जहां पर 3 लोग किसी चीज के फेवर में बात करें, 3 लोग किसी के अगेंस्ट में बात करें। द आंसर इज यस। तो इसको क्या बोलते थे हम? कि भैया सिचुएशन हो चुकी है टाई, टाई हो गया ना मैच ये। तो यहाँ पर क्या होगा? हमारे जो आरबीआई गवर्नर साहब होते हैं वो क्या होते हैं? इनके पास एक होती है कास्टिंग वोट, वो दोबारा से एक वोट डालेंगे और जो इनका वोट होगा वो फिर मान लिया जाएगा। तो जब टाई होता है तो डिसीजन कैसे लिया जाता है? थ्रू द कास्टिंग वोट ऑफ आरबीआई गवर्नर। दरअसल में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है एमपीसी, इसके जो चेयरमैन होते हैं, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वो हमारे आरबीआई के गवर्नर साहब ही होते हैं। तो ये हो गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिगार्डिंग। ठीक है ना, तो इनके द्वारा बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट का मतलब रेपो रेट, इनके द्वारा तय की जाती है। दरअसल में एक बात समझना, जो टारगेट है ना 4 ± 2%, यानी कि 2 से 6% इन्फ्लेशन को मैनेज करना है, ये तय पता किसने किया है? ये तय किया गया है हमारी सरकार के द्वारा इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। तो कोई आपसे पूछे ना कि सर ये 2% से 6% आरबीआई तय किया है, द आंसर इज नो। ये टारगेट जो है, ये टारगेट सेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। और एमपीसी क्या करती है? एमपीसी रेपो रेट को तय करती है कि रेपो रेट कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ये चीजें। इसके साथ ही एमपीसी को कम से कम साल में एक बार, 4 बार तो मिलना ही होता है। देखो 4 मिनिमम है, इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, नॉर्मली 6 बार मिलते हैं, उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, पर मिनिमम 4 बार तो इनको मिलना ही है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हमने डिस्कस कर लिया, आरबीआई गवर्नर होते हैं, डिसीजन मेजोरिटी के द्वारा दिया जाता है। अगर टाई हो जाए तो क्या होती है? कास्टिंग वोट होती है। और ये जो मैंने आपको बताया 6% यहाँ पे क्या होती है? अपर टॉलरेंस, और 2% क्या हो जाती है? लोअर टॉलरेंस। तो इस बैंडविड्थ के बीच में हमें इसको मैनेज करना होता है। इसके अलावा कई बार हमें पॉलिसी स्टांस भी देखने को मिलते हैं, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। देखो 3 तरह के स्टैंस देखने को मिलते हैं, हॉकिश, न्यूट्रल और अकोमोडेटिव। अब ये क्या है ना, दरअसल में
हम यहाँ पर पॉलिसी स्टैंस के अंदर फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर हम कहाँ मूव करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लो कि अगर आप आज के टाइम पर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आज के टाइम 4% रेपो रेट चल रही है, ठीक है, मान के चलो आज के टाइम पे, मैं अभी एग्जैक्ट नंबर बताऊंगा, पर आप आने वाले टाइम का थोड़ा अंदेशा भी तो देके जाओगे कि यार अभी 4% है, आने वाले टाइम के अंदर हम क्या करेंगे, क्या बढ़ाएंगे, कम करेंगे। तो जब हम बात करते हैं ना हॉकिश की, तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक तरह से हिंट कर रही है कि आने वाले टाइम के अंदर या तो हम रेपो रेट को सेम रखेंगे या फिर इसको इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। वेर एज न्यूट्रल के अंदर कुछ भी हो सकता है, सेम भी रख सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। जब मैं बात करता हूं अकोमोडेटिव की, इसका मीनिंग हो सकता है कि आप या तो सेम रखोगे या फिर डिक्रीज करोगे। ये मीनिंग होता है पॉलिसी स्टैंस का। कहने का मतलब क्या, आप लोगों को एक तरह का इंडिकेशन देके जा रहे हो कि फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में आप वही चीज करो, बस ये एक इंडिकेशन है फ्यूचर का कि इस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। तो ये फर्क होता है तीनों तरह के जो इंस्टेंसेस होते हैं, मतलब पॉलिसी स्टैंस होते हैं, यहाँ पर इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो। अब यहाँ पर आप नोटिस करो, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर मनी सप्लाई कहां पर इंक्रीज होगी, देखो मनी सप्लाई आप खुद सोचो, अगर मार्केट में हमें ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ चाहिए तो क्या रेपो रेट बढ़ानी चाहिए, कम करनी चाहिए? द आंसर इज रेपो रेट को कम करना होगा ना। क्यों कम करना होगा? देखो रेपो रेट क्या था, वो रेट जहां पर आरबीआई बैंक्स को पैसा लेंड करती है। अगर सोचो रेपो रेट कम हो गया तो आरबीआई से पैसा कम रेट के ऊपर बैंकों के पास जाएगा, सस्ते में जाएगा, तो बैंक उसको आगे बहुत सारे लोगों को लेंड करेंगे, लोगों के पास सस्ते रेट्स पे आएगा, तो लोग ज्यादा खर्चा करेंगे, लोग ज्यादा लोन लेंगे और उसको स्पेंड करेंगे। तो यहां पर जब रेपो रेट कम होती है ना, तो यहां पर क्या हो रहा है, ग्रोथ प्रमोट हो रही है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, जब बात करता हूं कि रेपो रेट को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया रेपो रेट को, वहां पर क्या होगा, सेम चीज, आरबीआई से जो पैसा जा रहा था बैंकों के पास वो ज्यादा रेट के ऊपर जाएगा, बैंकों से जो लोगों के पास जाएगा वो भी ज्यादा रेट के ऊपर जाएगा। अब अगर आपको महंगे रेट के ऊपर लोन मिल रहा है तो आप कम लोन लोगे, कम लोन लोगे तो कम स्पेंड करोगे, अकॉर्डिंगली क्या होगा, आपकी जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, वो कंट्रोल करी जा सकती है। तो ध्यान में रखना, रेपो रेट कम हो रही है तो कहीं ना कहीं हम ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, और रेपो रेट अगर बढ़ रही है तो उससे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गया थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब समझते हैं कि भैया इस बार आखिर हुआ क्या है। देखो, जब से आपने नोटिस किया है ना कि कोविड-19, पहले ना जब कोविड-19 पेंडेमिक आया तो हमारे आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई धीरे धीरे क्या करता रहा, रेपो रेट को कम करता रहा। क्यों? क्योंकि उस टाइम थोड़ी ग्रोथ चाहिए थी कि लोग ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करें। पर हमने फिर कुछ टाइम के बाद देखा कि हमारे यहाँ ना महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, इन्फ्लेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। तो फिर हमने क्या किया, धीरे धीरे रेपो रेट को हमने कंसिस्टेंटली इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है। और पिछले टाइम्स के अंदर हमने, पिछले मतलब ना काफी टाइम्स के अंदर हम इंक्रीज करते ही जा रहे हैं, लगभग 2.5% हम इसको इंक्रीज करते आ रहे हैं। और पहले 4% के आसपास जो रेपो रेट चल रही थी, आज के टाइम पर हमने कितनी कर दी है, 6.5%। जो अभी वेडनेसडे को आई थिंक मीटिंग थी, तो उससे पहले थी 6.25%, वेडनेसडे को हमने 0.25% और इसको इंक्रीज किया, तो आज के टाइम पर रेपो रेट क्या हो चुकी है, 6.5% हमें यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो, इस 2.25% को ना आप 25 बेसिस पॉइंट भी बोल सकते हो। तो ये सारा डिस्कशन इस बार हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि देखो आप जानते हो हमारी जो इन्फ्लेशन है कंसिस्टेंटली काफी हाई है, ठीक है, 6% के आसपास चल रही है, अभी आई थिंक 5.8 था लास्ट टाइम का, इसके आसपास कहीं ना कहीं चल रही है। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो 2022 का जो साल था, उसमें लगभग 9 से 10 महीने वो 6% से ऊपर ही थी। तो हमारा फोकस कहीं ना कहीं इस तरफ ही था कि हम रेपो रेट को बढ़ाएं, जिसकी वजह से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए। तो यही हम इस तरह से वर्क कर रहे हैं। पर आप खुद सोचो, रेपो रेट बढ़ रही है, लोगों को सस्ते रेट के ऊपर लोन मिल रहा है, ठीक है ना, सॉरी, रेपो रेट इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, लोगों के जो लोन रेट होंगे वो डेफिनेटली बढ़ेंगे बढ़ेंगे। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, आपकी जो होम लोन की ईएमआई है ना, वो भी बढ़ रही है। और ऐसा देखा गया है कि मई 2022 से लेकर अभी तक जो 8 महीने हुए हैं नियरली, तो ईएमआई आपकी लगभग 19% इंक्रीज हो चुकी है ऑन एन एवरेज। क्यों हो चुकी है? क्योंकि रेपो रेट बढ़ रहा है और आपका उसके साथ लिंक्ड है, ठीक है ना, तो ईएमआई में भी हमें एक स्पाइक देखने को मिल जाता है। अब एक बात यहां पर समझना, जो इस बार का जो ये जो हाइक हुआ है ना, हाइक मतलब इंक्रीज जो हुआ है 25 बेसिस पॉइंट का या फिर 0.25% का हाइक, ये दरअसल में यूनैनिमस हाइक नहीं था। यूनैनिमस मतलब कि ऐसा नहीं था कि 6 के 6 मेंबर्स ने हाँ बोली है। द आंसर इज नो। यहाँ पर क्या हुआ, 4:2 का हमें मेजॉरिटी देखने को मिली है। 4 लोगों ने फेवर में वोट किया कि हाँ हमें इंक्रीज करना चाहिए रेपो रेट को, 2 लोगों ने इसके अगेंस्ट वोट किया कि हमें इंक्रीज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेजोरिटी वाला प्रिंसिपल था वो बिल्कुल यहाँ पे फॉलो हुआ है। इसके साथ ही आरबीआई ने ये भी बात करी है कि आने वाले जो हमारा
अगला फिस्कल है वहां पर हम जीडीपी ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6.4% के साथ इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये कुछ इन्होंने यहाँ पर डिसीजंस दिए हैं। रेपो रेट का डेफिनेटली बताया, उसके अलावा आरबीआई द्वारा और भी यहाँ पे कुछ कुछ चीजें बताई गई हैं। इन्फ्लेशन का जो फोरकास्ट था, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं जो FY 2023 है, फाइनेंशियल ईयर 2023, उसके लिए 6.5% हमने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर इतना रहेगा। और फिर आने वाले साल मतलब FY 2024 में 5.3% तक हम इसको कम कर देंगे। तो कोशिश यही है कि धीरे धीरे हम इसको कम करते रहें ताकि जो हमारा कहीं ना कहीं टारगेट है हम उसको अच्छे से अचीव कर लें। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद देखो थोड़ा यूपीआई के बारे में भी डिस्कशन हुआ इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, दरअसल में जो यूपीआई आप जानते हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आप सभी ने, आई एम वेरी श्योर, यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शंस भी करी होंगी, किसी को पैसे भेजे होंगे, गूगल पे हो गया, इन सभी के द्वारा कहीं ना कहीं आपने डेफिनेटली यूज किया होगा। अब हमने क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो यूपीआई की जो फैसिलिटी है ना, वो हम जो इंडिया को ट्रेवल करने आ रहे हैं, मान लो लोग, कोई मान लो पर्सन बाहर से आया इंडिया के ट्रेवल करने, ठीक है, तो जब तक वो कंट्री के अंदर हैं तो हम उनको भी यूपीआई की फैसिलिटी दें। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर सकते हो, जब G20 से बहुत सारे ट्रैवलर्स आ रहे हैं, इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी है ना इंडिया के पास, तो वहां पर कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर हम इसको अच्छे से उसको लेकर आ पाए, तो ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं इसको इनबाउंड ट्रैवलर्स को भी हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आरबीआई अपने कदम बढ़ा रहा है। अब ध्यान में रखना कि सर यूपीआई को कौन, मतलब किसके द्वारा डेवलप किया गया है। दरअसल में यूपीआई डेवलप हुआ है बाय NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको जो इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है, IMPS इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर डेवलप किया गया है। एंड इसके थ्रू होता क्या है, आप आसानी से कहीं ना कहीं पैसे भेज सकते हो। तो ये भी डिस्कशन यहाँ पर हुआ है। इसके अलावा देखो, मैंने जो हमारा प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन होता है ना, उसके अंदर भी ये चीज आपके साथ डिस्कस करी थी। आरबीआई के द्वारा QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन को लॉन्च किया गया है। अब ये क्या है, देखो कई बार जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन हो गया, मॉल्स हो गया, वहां पर आपको कॉइन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मान लो आप, हो सकता है आप 10 रुपए का नोट डालोगे और बदले में आपको कॉइन मिलेगा। ठीक है ना, ऐसी चीजें होती हैं ऑलरेडी। पर अब हमने क्या किया है, एक QR कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन लेकर आए हैं। यहाँ पर क्या होगा, आप अपने फोन का कुछ QR कोड को स्कैन करोगे और आपके अकाउंट में से 10 रुपए कट जाएंगे। आपके पास नोट होने की जरूरत नहीं है, नहीं, आपके अकाउंट में से 10 रुपए कट जाएंगे, बदले में आपको कॉइन मिल जाएंगे। तो कॉइन की अवेलेबिलिटी होने के लिए ये चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये हो गया इसका का डिस्कशन, जो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी या आरबीआई के कुछ नए नए डिसीजंस थे, वो हमने अच्छे से समझ लिए। एक और न्यूज को देखते हैं। यहां पर आप नोटिस कर सकते हो, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी लॉन्च डिजिटल पेमेंट उत्सव। दरअसल में बहुत ही छोटी सी न्यूज है। एक ना उत्सव आप जानते हो एक तरह का फेस्टिवल होता है, तो यहाँ पर क्या है कि हमने एक कैंपेन लॉन्च किया है। क्यों कैंपेन लॉन्च किया है, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि इंडिया की जो जर्नी है इन द फील्ड ऑफ, कहां पर, डिजिटल पेमेंट या फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इंडिया की जर्नी कैसे रही है, किस तरह से इंडिया ने डिजिटल पेमेंट को प्रमोट किया है, या फिर आने वाले टाइम के अंदर हम कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं। लोगों के अंदर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हम लेकर आना चाहते हैं, उसकी तरफ क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं और क्या क्या स्टेप्स आने वाले टाइम के अंदर हम ले सकते हैं ताकि लोगों तक इसके रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन पहुंचे। ये है डिजिटल पेमेंट उत्सव। देखो एक ना छोटा सा अगर आप चीजें रियलाइज करोगे ना, तो कहीं ना कहीं डिजिटल पेमेंट के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज्यादा है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आपने अगर इस बार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा हो या फिर जो मैंने डिस्कशन करी थी, वहां पर आपने नोटिस किया होगा, तो डिजिटल पेमेंट वर्ड ना आपको इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बार बार देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करना, आधार की बहुत ज्यादा तारीफ है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। जो हमारा कोविन प्लेटफॉर्म था उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करी गई है। जो भी डिस्कस की ना यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसकी मल्टीपल टाइम जिक्र है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। सिमिलरली अगर आपने जो बजट की स्पीच थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, अगर वो स्पीच सुनी होती ना, वहां पर भी उन्होंने इन सभी चीजों का बड़ा जिक्र किया है। तो डिजिटल पेमेंट इज वन थिंग व्हिच हैज बीन कंसिस्टेंटली इन द न्यूज फॉर द लास्ट फ्यू डेज। तो मेक श्योर कि आपको ये चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। कोर्स के अंदर मैंने बहुत अच्छे से डिस्कशन करी हुई है डिजिटल पेमेंट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो अश्विनी वैष्णव जी हैं उनके द्वारा इसको डिजिटल पेमेंट उत्सव को किया गया है इनॉग्रेट, ताकि हमारी अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी है उसको शोकेस किया जा पाए। आने वाले टाइम के अंदर हम डिजिटल पेमेंट्स को, फाइनेंशियल इंक्लूजन को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उसकी तरफ हम फोकस लेके आ पाए, ताकि लोगों के रिगार्डिंग इसमें अवेयरनेस जागे। ध्यान रखना है कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री कौन सी है, मीटी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये ध्यान में रखना, कई बार मिनिस्ट्री पूछ लेता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए जो हमारा अगला टॉपिक है वो थोड़ा सेबी के रिगार्डिंग है, कि इन्होंने कुछ ब्लू बॉन्ड, येलो बॉन्ड, ये सारी चीजों को इंट्रोड्यूस किया है। दरअसल में है क्या ना, कि सेबी के, आप जानते हो सेबी क्या है, एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब मैं आपको एक्चुअली थोड़ा सा अगर आपको बैकग्राउंड में बताऊं, तो सेबी का फॉर्मेशन है दरअसल में 1988 के अराउंड हुआ था।
उस टाइम पर ये क्या थी, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, ना ही संविधान में कहीं जिक्र है इसका, ना ही किसी एक्ट के अंदर इसका जिक्र था। तो उस टाइम पे इसके पास पावर्स बहुत कम होती थी। पर 1992 के अंदर हमने एक एक्ट पास किया, सेबी एक्ट 1992। तो इसके अंतर्गत हमने सेबी की पावर्स काफी बढ़ा दी। तो एक तरह से सेबी बाद में क्या बन गई, स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टार्टिंग में नहीं थी स्टैट्यूटरी बॉडी, ध्यान रखना, स्टार्टिंग में क्या थी, एग्जीक्यूटिव बॉडी ही थी, बाद में ये क्या बन गई, स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इसी एक्ट के अंदर इसके पास अलग अलग पावर्स हैं। तो अभी एक ना जो सेबी अमेंडमेंट रेगुलेशन है आया है 2023 में, तो उसके अंतर्गत क्या है कि सेबी ने मतलब एक तरह से इनके स्कोप को एक्सपैंड कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ग्रीन डेट सिक्योरिटीज के बारे में जानते होंगे ना, उसकी डेफिनेशन को एक्सपैंड कर दिया है। तो दरअसल में हमें ग्रीन डेट सिक्योरिटी समझना है, ये ब्लू बॉन्ड येलो बॉन्ड क्या होते हैं इनको समझना है। देखो, जब बात करते हैं ग्रीन डेट सिक्योरिटी की, तो यहाँ पर मीनिंग क्या है कि अगर मान लो किसी को कुछ फंड रेज करना है, सर किस पर्पस के लिए फंड रेज करना है, कोई ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जहां पर रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी हो, समझ रहे हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, सस्टेनेबल एनर्जी हो गया, या फिर इवन जैसे आजकल नए नए ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम आ रहे हैं, पर ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम वो वाले जो क्लीन ट्रांसपोर्टेशन है, ग्रीन की बात कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट जो कि सस्टेनेबल मैनर में होता है। तो कहने का मीनिंग क्या है, ये ग्रीन डेट सिक्योरिटी का मतलब जो ग्रीन वर्ड है ना, ये ग्रीन हमारा इन्वायरमेंट के साथ लिंक कर रहा है। कुछ भी एनर्जी हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, ट्रांसपोर्टेशन हो तो क्लीन ट्रांसपोर्टेशन हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो तो सस्टेनेबल हो, इस तरह की चीजों के लिए कोई अगर फंड रेज करेगा, कोई अपने इन प्रोजेक्ट्स को के रन करने के लिए करेगा, उसको क्या बोल देंगे, ग्रीन डेट सिक्योरिटी। आई बात समझ में। अब यहां पर क्या हुआ है, ग्रीन डेट सिक्योरिटी के अंदर ना हमें ब्लू बॉन्ड, येलो बॉन्ड, ये सारी चीजें ऐड कर दी गई हैं। अब आप खुद सोचो, ब्लू बॉन्ड्स, सर क्या मीनिंग हो सकता है ब्लू का। देखो, जैसे आपने कभी ब्लू रेवोल्यूशन सुनी है, किससे रिलेटेड करती है ये ब्लू रेवोल्यूशन, कहीं ना कहीं पानी के साथ रिलेट करती है, हम फिशरी के साथ हम बात करते हैं ना। तो यहां पर दरअसल ब्लू का मतलब थोड़ा पानी के साथ लिंक्ड है। जैसे वाटर मैनेजमेंट हमने करना है तो वो सस्टेनेबल हो, उसके लिए जैसे वाटर रिसाइकलिंग हो गया, या फिर अगर मान लो जैसे शिपिंग हो गया, वो सस्टेनेबल मैनर में हो रही है, फिशिंग हो रही है सस्टेनेबल मैनर के अंदर, ओशन एनर्जी हो गया, ओशन मैपिंग हो गया, ये सारी चीजें जब सस्टेनेबल मैनर के अंदर हो रही हैं, कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए अगर फंड रेज कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, ब्लू बॉन्ड्स बोलेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। देखो नाम से क्लियर होना चाहिए, ब्लू, ब्लू मतलब वाटर के साथ लिंक्ड है ना, तो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। उसी तरह से हमने एक चीज क्या सीखी, तीसरी चीज, येलो बॉन्ड्स। अब सर येलो बॉन्ड्स क्या चीज है, देखो येलो बॉन्ड्स की जब बात आएगी तब बात करेंगे हम किसकी, सोलर एनर्जी की बात करेंगे, कि सोलर एनर्जी का कुछ भी जनरेशन होता है उसके साथ लिंक्ड हो गया, या फिर कुछ तरह की ना, यहाँ पर सोलर एनर्जी चलो है ही है, उसके अलावा कुछ इसके साथ जो अपस्ट्रीम इंडस्ट्रीज हो गया, या फिर कुछ डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज हो गया, उनकी बात करेंगे। सर अब ये अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, देखो एक होता है कि आप एनर्जी को एक तो बना रहे हो, पर उसको बनाने के लिए कुछ तरह का हमें रॉ मटेरियल वगैरह देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा, बिल्कुल। तो उसके रिगार्डिंग कुछ एक्सप्लोर करना, उसको प्रोडक्शन करना, बेसिकली जो भी रॉ मटेरियल वाली साइड हो गया जहां पर, वो आ जाता है अपस्ट्रीम के अंदर। वेरस डाउन स्ट्रीम के अंदर कि आपने एक चीज कर ली, उसके बाद ये फाइनल कस्टमर तक पहुंचने के लिए जो भी चीजें लिंक्ड होती हैं वो आ जाती हैं डाउन स्ट्रीम के अंदर। तो सोलर एनर्जी के साथ जब भी आप बात करोगे तब आपका लिंकेज किसके साथ आएगा, येलो बॉन्ड के अंदर। उसी तरह से ब्लू बॉन्ड सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, और ग्रीन डेट सिक्योरिटीज के अंदर तो सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड कर दी गई हैं। तो मीनिंग क्या हुआ आज के टाइम पे, कि बहुत हमने इसका स्कोप को एक्सपेंड कर दिया गया है। इससे अच्छी बात पता क्या है, हमें पता लग जाएगा कि कौन सी चीज ग्रीन है और कौन सी चीज नहीं है। दरअसल में ना हम ना कई बार ग्रीन वॉशिंग का मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कशन किया था। एक वर्ड होता है ग्रीन वॉशिंग, यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुकी है। कई ना कंपनीज दुनिया में ऐसी होती हैं जो बोलती हैं कि यार हम तो ना एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, पर वो एनवायरनमेंट के लिए एक्चुअल में काम कर नहीं रहे होते, वो सिर्फ कस्टमर के दिमाग के साथ खेल रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि हम तो यार ग्रीन काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के अच्छे लिए काम कर रहे हैं, पर दरअसल में वो सिर्फ एक मार्केटिंग टैक्टिक होती है, एक्चुअल में वो चीज नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमने ग्रीन की ना डेफिनेशन बता दी कि क्या चीज ग्रीन है, क्या चीज ग्रीन नहीं है। इससे हमें पता लग जाएगा, एज अ कस्टमर हमें पता लग पाएगा, अच्छा ये कंपनी अच्छा काम कर रही है, ये कंपनी एनवायरनमेंट के लिए ऐसे काम कर रही है, तो उनके लिए जो काम एक्चुअल में कंपनी अच्छा काम कर रही है उनको फाइनेंस मिल पाएगा, पैसे मिल पाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली एनवायरनमेंट को भी हम अच्छा रख पाएंगे। तो ये सारी चीजें करी गई है सेबी के द्वारा, कि उन्होंने एक तरह से फ्रेमवर्क दे दिया है ग्रीन बॉन्ड्स के रिगार्डिंग, और इन तरह की चीजें आप ग्रीन बॉन्ड और सॉरी येलो बॉन्ड और ब्लू बॉन्ड का मीनिंग भी यहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको आई थिंक लास्ट टाइम 3 क्वेश्चंस दिए थे, इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज रिलेटेड टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट। देखो पहले तो इसका मीनिंग समझो इंटरनेशनल लिक्विडिटी का। एक मान लो कोई कंट्री है,
उसका जैसे फॉर एग्जांपल कई बार हमने डेफिसिट देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह के इश्यूज कई बार आ जाते हैं, तो इसको कई बार फाइनेंस करना पड़ता है ना कि आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट का आपके पास इशू आ गया है। तो वहां पर हमारे पास किस तरह के अलग अलग फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या फिर क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं हमारे आरबीआई के पास या सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी अथॉरिटीज होती है उनके पास, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल लिक्विडिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना ना श्रीलंका के अंदर कई बार क्राइसिस देखने को मिलता है, पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस देखने को मिलता है। वो क्या दिखाते हैं कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आ चुकी है। तो जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी, वो हम जनरली बात करते हैं डॉलर और अदर हार्ड करेंसीज की। क्यों करते हैं? देखो, डॉलर क्या है ना, एक ऐसी करेंसी है जो एक तरह से पूरे वर्ल्ड के क्रॉस डोमिनेट करती है जब हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करते हैं। तो जब हम देखते हैं ना कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ गई है, कहीं ना कहीं हम बात करते हैं कि डॉलर की अनअवेलेबिलिटी है या फिर उसी तरह जो हार्ड करेंसी है जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं होती, उस तरह की करेंसीज की नॉन अवेलेबिलिटी के साथ ही इसको लिंक किया जा सकता है। दरअसल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला इशू हो गया, फॉरेक्स क्राइसिस वाला इशू हो गया, वो सभी इसके साथ लिंक होते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डॉलर एंड अदर हार्ड करेंसीज। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का क्या पर्पस है? देखो, थोड़ा सा अगर आपको बैकग्राउंड में लेके चलूं ना, तो 2015 में हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा डीएमएफ को स्टैब्लिश किया गया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। क्यों किया गया? देखो, कुछ एरियाज होते हैं जहां पर ना माइनिंग वगैरह बहुत होती है। अब माइनिंग होती है तो वहां के जो लोकल लोग होते हैं उनको इस माइनिंग से कई बार बहुत नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। कहने का मीनिंग क्या, यहाँ पर किसी ने फैक्ट्री सेटअप करी, अच्छे खासा प्रॉफिट कमा लिया, पर वहां पर जो लोग रह रहे थे उनकी जिंदगी तो वैसे ही रही, या फिर रेदर देन उनकी जिंदगी खराब हो गई कि एनवायरमेंट पोल्यूट कर दिया, वहां के लोकल रिसोर्सेज को पोल्यूट कर दिया। तो जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है ना, एक तरह का क्या है, ये एक ट्रस्ट सेटअप है, मतलब या फिर आप कह लो कि नॉन प्रॉफिट बॉडी है। जो भी यहाँ से प्रॉफिट आता है वो उसी के अंदर डाल दिया जाता है, मतलब तो नॉन प्रॉफिट बॉडी होती है। अलग अलग इंडिया के जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे हमें देखने को मिल जाती है। क्यों करी जाती है? कि वो एरियाज जहां पर माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं, उसको जो उसके उससे जो नेगेटिव इंपैक्ट आया, वहां पर लोगों के बेनिफिट के लिए करा जाता है। समझ आया पॉइंट? कि माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस जहां पे हुए, उसका इंपैक्ट लोकल लोगों के ऊपर आया, तो उन लोकल लोगों के ऊपर थोड़ा स्पेंड करने के लिए, उनके बेनिफिट के लिए भी तो कुछ देना पड़ेगा। तो वो चीजें हैं। तो जब एक तरह से किसी को प्रोजेक्ट मिलता है ना, तब वहां पर कुछ पैसा डीएमएफ में अंदर कंट्रीब्यूट किया जाता है ताकि लोकल लोगों के इंटरेस्ट और उनके बेनिफिट के लिए कुछ काम किया जा पाए। तो इस वजह से डीएमएफ को सेटअप किया जाता है। तो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। ये देखो तीसरा क्वेश्चन, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी एम्प्लॉइज। देखो, कन्वर्टेबिलिटी बहुत सिंपल चीज है, हम डिस्कस भी कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। तो इंडिया आप जानते हो कन्वर्टेबिलिटी के अंदर क्या है, करंट अकाउंट के अंदर क्या है, फुली कन्वर्टेबल है, जबकि कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के अंदर हम पार्शियल कन्वर्टेबल है। आप जानते हो ना, तो डिस्कस करने का पॉइंट नहीं है, क्योंकि सभी ने, मैंने देखा कमेंट सेक्शन में सबने सही आंसर दे दिया है। दरअसल मीनिंग कुछ नहीं है कन्वर्टेबिलिटी का, यही है कि हम फ्रीली परमिट करते हैं रुपी का कन्वर्जन दूसरी कंट्रीज के अंदर, दूसरी सॉरी करेंसीज के अंदर, और वाइस वर्सा, मतलब कि काफी आसानी से हम उसको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर पाए कंप्लीटली, मतलब कन्वर्टेबिलिटी के हिसाब से। इसको हम क्या बोल देते हैं? कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज। आज मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिगार्डिंग, काफी डिटेल में डिस्कस किया है हमने आज, एमपीसी का पूरा बैकग्राउंड डिस्कस किया, तो आई एम वेरी श्योर आप इसको आसानी से कर पाओगे। एक डिस्कस कर लेते हैं कि मनी सप्लाई इंक्रीज कर, किस पर्टिकुलर तरीके से मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। कई बार इस तरह के यूपीएससी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मेक श्योर आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं रिगार्डिंग जीडीपी डिफ्लेटर। पहले भी मैंने डिस्कस किया था कुछ सेशन पहले, बट जस्ट आपकी रिवीजन के लिए ही चेक कर रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है जीडीपी डिफ्लेटर के रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली हमें ये चीज भी अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, आज का लेक्चर अच्छे से आपने समझा होगा, इसको रिवाइज भी करते रहा करो टाइम टू टाइम, ताकि आपको कोई चीज मिस ना हो। और प्रेम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मेक श्योर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो ताकि आपकी डायरेक्शन सही बने रहे। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।